स्वागत है आज मेरे न्यू यूट्यूब चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम क्लास 10th के वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा स्पेशल बैच के नाम से हमने सभी विषयों का लेक्चर तैयार करने का उद्देश्य बनाया है, लक्ष्य बनाया है। और हमारा लक्ष्य है कि आपका जो विगत 10-15 वर्षों का जो प्रश्न पत्र है उसका चैप्टर वाइज हम अध्ययन करेंगे। यानी प्रत्येक विषय में किस चैप्टर से आज तक कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, कितने अति लघुत्तरीय, कितने लघुत्तरीय और कितने दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का हम क्रमबद्ध रूप से एक एक करके प्रत्येक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। और मेरा प्रयास होगा कि इसमें उस चैप्टर से संबंधित जो कुछ कंसेप्ट है उसको भी हम क्लियर करते चले, ताकि चूँकि समय कम है और इतने कम समय में हम पूरे सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ा पाना संभव नहीं है। और हमारा उद्देश्य है कि आपके एग्ज़ाम की पूरी तरह से तैयारी हो जाए, ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में किसी भी विषय में छूटे नहीं। तो चलिए आज हम अपने परीक्षा स्पेशल बैच का साइंस विषय के साथ हम अपने पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं। साइंस का ये पहला हमारा लेक्चर है, तो परीक्षा स्पेशल के नाम से है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें हमारा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर से जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसका पहले हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि आज तक आप देख रहे हैं जैसा कि 2011 है और आपका 2026 में एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लगभग 15 वर्षों के प्रश्न पत्रों का हम अध्ययन करेंगे। तो यदि हम इतने प्रश्नों का अध्ययन कर लें और इसका कंसेप्ट भी अगर थोड़ी बहुत हम बताते चलते हैं, तो आपका पूरी तरह से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा और इसके लिए अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए, ये पहला जो प्रश्न इस चैप्टर का पूछा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है। ये 2011 के एनुअल एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति में बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। इसमें 4 विकल्प दिया है, जिसमें संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन और डी में है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि यहाँ आंसर भी दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो इसमें अगर हम अवधारणा की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो आप जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं सभी सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। और पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसकी सहायता से वे अपना भोजन बनाते हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो उस क्रम में क्या होता है कि वे अपने जड़ के द्वारा जमीन के अंदर से खनिज लवण मिश्रित जल, ऐसा जल पत्तियों तक पहुंचाते हैं जड़ के द्वारा अवशोषित करके, जिस जल में ज़मीन के अंदर के मिनरल्स, खनिज लवण मिले होते हैं। और जब ये पत्तियों तक पहुंचते हैं तो पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। और उसी स्टोमाटा के जरिए पौधे की पत्तियां क्या करती है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और उसके बाद वह अपना भोजन बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है, ग्लूकोज भोजन तैयार करती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। और इसमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है।
तो देखिए जीव जंतु सांस के रूप में ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के समय लिए स्टोमाटा की सहायता से, और उसके बाद फिर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वे ऑक्सीजन गैस फिर वातावरण में छोड़ दिए जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए। तो इस तरह से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो पहला प्रश्न का जो कंसेप्ट है इसको आप सुनते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है समीकरण CaCO3। एरोबेड, यहाँ ऊष्मा दिया है और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है CO, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के सामने S लिखा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को देख करके देखिए, ये 2024 के एनुअल में भी पूछा है और 2014 के एनुअल में भी पूछा है। देखिए 10 साल के बाद इस प्रश्न को रिपीट किया है। तो मुख्य रूप से हमें समझना है कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये वियोजन है या संयोजन है या उभयगामी है या DA और B दोनों है। तो इसका सही जवाब यहाँ दिया भी हुआ है कि यह वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया को ही हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा हमने देखा कि जब कोई एकल अभिकारक, यहाँ अभिकारक के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब कोई एकल अभिकारक को गर्म किया जाता है, यहाँ ऊष्मा को आप देख रहे हैं उत्प्रेरक के रूप में यह कार्य कर रहा है। तो जब किसी एकल अभिकारक को ऊष्मा की सहायता से गर्म किया जाता है तो वह प्रतिफल के रूप में 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस पदार्थ है, S लिखा है, गर्म करने पर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। इससे कली चूना, यही कली चूना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना और बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे टूटने के बाद बन रहा है। तो यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। तो इस तरह से हमने दूसरे प्रश्न को देखा। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा दवा नहीं है। तो ये इसका सही जवाब यहाँ C दिया है, यानी चीनी में 12 अणु कार्बन होते हैं और 22 अणु हाइड्रोजन होते हैं और 11 अणु ऑक्सीजन होते हैं। अतः इसका रासायनिक सूत्र है C12H22O11। ये चीनी का आपको रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला शुगर का। तो याद रखिएगा C12H22O11। चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, ये भी 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको भी 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गंधकाम्ल भी कहते हैं, याद रखिएगा, गंधकाम्ल का रासायनिक सूत्र भी इसको बोल सकता है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकता है। तो इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। और ये कैसे बनता है, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड पर जल की अभिक्रिया से, जब सल्फर ट्राईऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न क्लियर हुआ। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ये 2015 के C लिखा है, कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है। यहाँ देख रहे हैं 2Cu + O2 एरोबेट 2CEO, इसमें कौन अभिक्रिया में कौन सा सही है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है पहला, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, और डी में दे रहा है A और B दोनों। तो जैसा कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका सही उत्तर A है। तो
ऑक्सीकरण का जो परिभाषा होता है या नीचे क्लियर किया है, यही हमारा रासायनिक समीकरण था। यहाँ कॉपर का संयोग ऑक्सीजन से होता है। कॉपर यानी तांबा, इसका संयोग ऑक्सीजन से होता है। तो किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिभाषा है। बिल्कुल याद रखिए, कितना सिंपल है कि किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होना, किसी भी तत्व के साथ यदि ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इसका आपको याद करना पड़ेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 ऑक्सीजन 2 होता है तो डाइऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसे बोलते हैं। और इसका जो रंग होता है वो भूरा होता है। ये 2016 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। उसके बाद हम 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा ये जो 7वां प्रश्न है इसको देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसको देखिए 2016 के भी एनुअल में पूछा है और फिर 2022 के एनुअल में इसको रिपीट किया है। श्वसन रेस्पिरेशन किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन में आप जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है तो इसमें आपको ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, उपचयन ये सब दिया है। तो इसमें क्या होता है कि इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन को कहा जाता है। यानी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। श्वसन क्रिया में ऊष्मा का निकास होता है। जब हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और यदि हम मुंह के पास या नाक के पास अगर हवा बाहर की तरफ अगर उसको धकेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको वहाँ मुंह के पास गर्मी महसूस होगी। तो इससे अर्थ होता है कि श्वसन जो है उसमें ऊष्मा का निकास होता है, बाहर की ओर निकलती है। और जब ऊष्मा किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए हमारा विकल्प सी सही है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 8वां प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब यहाँ कॉपर से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हट जा रहा है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जा रहा है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये 2016 के एनुअल में यह प्रश्न पूछा है। तो इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दिया है कि इसको हम कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है, उपचयन नहीं अपचयन होता है। यानी जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। लेकिन H2 का उपचयन होता है और जब ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, जो हम पीछे भी उपचयन में हम इसको पढ़े हैं। अब KO से ऑक्सीजन का विस्थापन होता है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन के साथ ये जो O2 है इसका संयोग होता है। तो फिर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यानी जिससे ऑक्सीजन हटा तो वो अपचयन हो गया और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो उसका उपचयन हो गया। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ उपचयन और यहाँ अपचयन। तो अतः यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ये विकल्प डी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है
तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से अब हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये 2017 एनुअल एग्जाम में पूछा। शाक सब्जी जब विघटित होते हैं यानी जब वो अपने अवयवों में टूटते हैं तो उसके बाद कंपोस्ट बनता है, खाद बन जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब है ऊष्माक्षेपी। इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होता है। जब आप देखिएगा कि आप क्या कीजिए कि आप शाक सब्जी को ले आइए और ले आने के बाद आप उसको 2-3 दिन 4 दिन जो है घर में छोड़ दीजिए और छोड़ देने के बाद जब उसका अपघटन होगा, जब वो विघटित होगा, जब वह अवयवों में टूटेगा यानी सड़ेगा, तो क्या होगा कि उससे बदबू आने लगेगी। तो बदबू आने लगेगी तो एक चीज़ बताइए कि बदबू क्यों आती है? क्योंकि उसमें ऊष्मा बढ़ती है और ऊष्मा बढ़ने के कारण उसके जो कण है वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। यानी समझिए कि शाक सब्जियों का जो विघटन होकर के कंपोस्ट बनता है तो इसमें भी ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है, इसलिए यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका भी आंसर बी होगा। शाक सब्जियों के विघटन के फलस्वरूप काफ़ी मात्रा में ऊष्मा का निकास होता है। ठीक है, अतः शाक सब्जियों के विघटन के फलस्वरूप कंपोस्ट का बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस तरह से शाक सब्जियों का जो डिकम्पोजिशन होता है, जो उसका विघटन होता है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है। इसलिए यह अभिक्रिया जो है यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ए में है, ये पूछा है 2017 के एनुअल में और फिर 2023 के एनुअल में इसको रिपीट किया है। यानी यदि आप इस चैप्टर में अब तक जो पूछा गया आप क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीद के लाएंगे तो उसमें क्या होता है कि सभी चैप्टर का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब का एक साथ आपको क्या होता है कि सबका क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर देता है। आप चैप्टर वाइज कंसेप्ट नहीं उस क्लियर कर पाते हैं, इसलिए यह जो है से आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको PYQ है, पिछले वर्ष का प्रश्न या इसमें आपको दिया गया है। तो इसलिए आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और उस चैप्टर से आपको ये पता चल जाएगा कि हमने एक चैप्टर पूरी तरह से तैयार कर लिया और इससे बाहर अब कोई प्रश्न जो है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत कारगर PDF है। तो उपचयन वह प्रक्रिया है। इसमें एक दिया है कि ऑक्सीजन का योग होता है, दूसरा दिया हाइड्रोजन का वियोग होता है, तीसरा C में दिया इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और D में दिया सभी। तो ये सभी जो है उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो एक उपचयन का एक अलग परिभाषा यहाँ पर आ गया आपके सामने कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, यानी किसी यौगिक से अगर हाइड्रोजन हट जाए तो भी क्या है, तो भी वह एक उपचयन अभिक्रिया है। तथा तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा है, यदि किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है अथवा तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग, यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन और किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग, इस तीनों स्थिति में अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हम उससे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। 11वां प्रश्न, Na2SO4 ये एक्वियस है। एक्वियस का मतलब है इसमें सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों मिला हुआ है। तो अगर ये सभी मिले हुए हैं तो इसको हम एक्वियस कहते हैं, क्योंकि ये द्रवीभूत होता है, लिक्विफाइड होता है। उसके बाद आपका ये बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और यहाँ BaSO4 बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ये 2018 एनुअल में पूछा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो ये कन्फर्म है, हम लोग पिछले एनसीईआरटी में ही पढ़े थे कि ये आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ये जो सोडियम है, यहाँ देख रहा है सोडियम, यहाँ सोडियम देख रहा है, बेरियम क्लोराइड से क्लोरीन को विस्थापित कर, ये बेरियम क्लोराइड में जो ये क्लोरीन है इसको हटा देता है ये सोडियम। देखिए यहाँ पर Ba सोडियम को क्या करता है, हटा देता है ये, और NaCl यौगिक बनाता है। इसी प्रकार जो यह सोडियम सल्फेट से SO4 को विस्थापित कर BaSO4 का अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप उसे कहते हैं जो जल में अघुलनशील होता है। तो एक यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मूलक किसको कहते हैं, SO4 यहाँ मूलक है और यहाँ पर एक और मूलक है Cl2। तो ये एक मूलक दूसरे मूलक को विस्थापित कर अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है, अतः यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यदि हम शॉर्ट में द्विविस्थापन अभिक्रिया का अगर परिभाषा पूछे तो हम कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक मूलक दूसरे मूलक को विस्थापित कर अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। Zn प्लस CuSO4, एरोवेट ZnSO4 प्लस CuO, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए 2018 के बाद फिर रिपीट कर दिया 2024 में। यहाँ प्रत्येक प्रश्न जो है रिपीटेड है और हमें लगता है कि जो प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है वह 2026 में रिपीट कर देगा। इसलिए जिसको रिपीट नहीं किया उस पर आपको ध्यान देना हो, जो रिपीट किया उस पर तो ध्यान देना ही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और ये जिंक जो है इस SO4 के साथ अभिक्रिया कर संयुक्त हो जाता है। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। CuSO4 से ये CuSO4 से SO4 को विस्थापित करता है। Zn CuSO4 से ये Zn क्या करता है, SO4 को विस्थापित करता है। SO4 को विस्थापित करता है या कॉपर को विस्थापित करता है, ये उल्टा लिख दिया, SO4 को नहीं विस्थापित करता है, ये कॉपर को विस्थापित करता है और ZnSO4 यौगिक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारा विकल्प बी जो है सही होगा। तो यहाँ जो मिस्टेक किया उसको आप ध्यान रखिएगा कि ये कॉपर सल्फेट से ये जिंक क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और उसका जगह जिंक ले लेता है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न 13वें प्रश्न की तरफ। Na2SO4 प्लस BaCl2, ये आपको सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। यहाँ बेरियम सल्फेट और 2NaCl ये बन रहा है, ये बिल्कुल है, इसको हम पढ़े ही हैं थोड़ी देर पहले। ये एक इसमें इस अभिक्रिया में BaSO4, ये जो BaSO4 है का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जब भी अवक्षेप प्राप्त होगा तो उसमें सीधे अवक्षेपण अभिक्रिया होगी, इसलिए इसका विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो सोडियम सल्फेट है और जो बेरियम क्लोराइड है इसके बीच अभिक्रिया हो रही है, यहाँ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच। तो ये जो बेरियम है सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बन रहा है, तो इसके अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनता है। अवक्षेप उसे कहते हैं जो जल में घुलता नहीं है और इसलिए यह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से हमने 13वें प्रश्न के बाद 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र ये 2017 एनुअल का प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपको पूछे कि चूना पत्थर का अणुसूत्र रासायनिक सूत्र क्या है तो CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है तो CaCO3।
और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3, यानी चूना पत्थर, संगमरमर और कैल्शियम कार्बोनेट तीनों का रासायनिक सूत्र CaCO3 होगा। तो संगमरमर CaCO3 को कहा जाता है, इसे गर्म कर ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा और यहाँ पर अब कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। यानी चूना पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो हम क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो यहाँ एक अभिकारक गर्म करने पर 2 प्रतिफल में टूटता है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया है यह अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसको यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से भी क्लियर किया है। उसके बाद 15वें प्रश्न को देखिए। अम्लीय जल, यानी ऐसा जल जिसमें अम्ल मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है, इसका अगर विद्युत विच्छेद करके जब इस जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है कि ये जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों जो है क्या होते हैं कि उसमें से एक इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाता है और एक कैथोड पर जमा हो जाता है। अब इसमें है कि ये जो जमा होते हैं तो इसमें जो पानी का स्तर होता है और इसमें जो पानी का स्तर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल क्या होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ये तो कन्फर्म है। और उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ रासायनिक समीकरण से समझाया है। 2H2O यहाँ लिखना चाहिए था विद्युत धारा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटती है। यहाँ 2 आयतन हाइड्रोजन है और 1 आयतन ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो 1 आयतन जब ऑक्सीजन प्राप्त होगा तो ऑक्सीजन जिस इलेक्ट्रोड पर जमा होगा वहाँ जल का स्तर कम होगा और हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रोड पर जमा होगा वहाँ जो है जल का आयतन अधिक होगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगना होता है। 2 आयतन है, 2 अणु है और यहाँ 1 अणु है, यहाँ 2 अणु है, यहाँ 1 अणु है। 1 अणु ऑक्सीजन, 1 अणु ऑक्सीजन का आयतन प्राप्त होता है। और ऐसे भी हम H2O लिखते हैं, यहाँ सीधे 2H2O नहीं लिख करके। तो यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ऑक्सीजन के परमाणु का तो दुगना है ना हाइड्रोजन के परमाणु। तो इस वजह से जब हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भागों में टूट जाएंगे और दोनों में से एक एनोड पर और एक कैथोड पर जमा होगा। और उसके जल का स्तर अगर देखा जाए तो जल की जो मात्रा है वो आपको ज़्यादा किस में होगा, हाइड्रोजन का आयतन ज़्यादा होगा। तो 2 आयतन हाइड्रोजन होगा और 1 आयतन ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उसके बाद 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ये बार 2019 एनुअल का है, ये सीधा सी बात है कि ये उपचयन अभिक्रिया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उसी को उपचयन कहते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो कॉपर है के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, यहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है और किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। इस प्रकार हमारा विकल्प बी जो है ये सही उत्तर है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? इसमें 4 विकल्प दिया है। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीजन किसी धातु अथवा अधातु से संयोग कर ऑक्साइड का निर्माण करता है, धात्विक और अधात्विक ऑक्साइड। यानी धातु हो या अधातु हो, उससे जब ऑक्सीजन संयोग करता है तो उसका ऑक्साइड बनाता है वो। तो ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए आवश्यक अभिकारक ऑक्सीकारक, आवश्यक जो अभिकारक है ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यानी ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए अभिकारक, आवश्यक जो अभिकारक है वही ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ऑक्सीकारक वैसे पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं, यानी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, मिला देता है। ऑक्सीकारक ऐसा पदार्थ होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन
कार्बन को मिला लेता है। इस अभिक्रिया में C का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, अतः O2 क्या है, ऑक्सीकारक है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प D सही उत्तर होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये 2019 का आपका इसको पूछा है। तो भोजन का पचना यानी हम जो भोजन करते हैं वह उसका पाचन हमारे शरीर में होता है, और फिर भोजन को खाने के पहले हम उसे पकाते भी हैं। तो भोजन का पचना और उसको पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन को पचने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और भोजन को पकाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। भोजन के पचने और पकाने में ऑक्सीजन का योगदान होता है। तो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, या इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी अगर लिख देगा तो उपचयन अभिक्रिया के जगह तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपका उदाहरण आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में O2 का ह्रास होना क्या कहलाता है। यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाती है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है और कॉपर का अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकलता है, अतः CO जो है इसका अपचयन होगा। ऑक्सीजन हट रहा है तो ये अपचयन हो गया, और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका उपचयन हो रहा है, या इसी को आप कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम कहते हैं कि उपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, और जब किसी तत्व से ऑक्सीजन हटता है, किसी यौगिक से ऑक्सीजन हटता है, तो हम कहते हैं कि अपचयन हो रहा है। उसके बाद हम 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ये 2019 एनुअल और 2011 एनुअल। देखिए, बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है कि ये ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये कन्फर्म है कि ये आपको उपचयन होगा, ऑक्सीकरण होगा। यानी जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। और देखिए, एक क्वेश्चन को उपचयन, अपचयन, उसके बाद अवक्षेपण, उसके बाद वियोजन, उसके बाद विस्थापन, उसके बाद द्विविस्थापन, एक प्रश्न को अलग अलग बार इतने तरीके से रिपीट किया गया है कि आपको इन रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है इसको अगर ठीक से सुने और ठीक से इसका नोट्स बना ले तो आपको पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगी एग्जाम के लिए। आप लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर लिखने की स्थिति में होंगे। तो यहाँ एक उदाहरण के जरिए इसका व्याख्या किया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का योग होगा तो फिर ये ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया होगा। इसको लिखा भी है। इस रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का संयोग है, ऑक्सीजन का संयोग है, यहाँ देखिए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यह होता है, अतः यह उपचयन अभिक्रिया होगी। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद हम 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 21वां प्रश्न आपका 2020 एनुअल में पूछा है। समीकरण है 2H2 + O2 एरोमेट 2H2O। यहाँ भी ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, देखिए यहाँ नाम दे दी, यहाँ संयोजन अभिक्रिया। अब चलिए, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सब एक ही बात है। यानी जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का योग होगा तो वही आपको संयोजन अभिक्रिया भी कहलाएगा, वही उपचयन अभिक्रिया भी कहलाएगा, और वही आपका ये क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाएगा। तो यहाँ 2H2 + O2 एरोमेट 2H2O में देखा जाता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग कर जल बनाता है। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
दो अलग अलग पदार्थ से संजोग कर एकल पदार्थ H2O का निर्माण करता है। हमने ये देखा है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अतः यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद हम चलते हैं 22वें प्रश्न के तरफ। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। तो यहाँ पर अमोनिया का अणु सूत्र याद रखना होगा, वन लाइनर क्वेश्चन है, NH3 यहाँ लिखा होगा। इसमें नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 है। तो ये क्लियर है कि 1:3 का अनुपात है इसमें। तो NH3 अमोनिया यौगिक का रासायनिक सूत्र है। इसमें N और हाइड्रोजन 1 और 3 के अनुपात में संयोजित है। 3 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन आपको नाइट्रोजन है। तो इस तरह से वहाँ पर नाइट्रोजन तो पहले नाइट्रोजन का 1 परमाणु है और बाद में हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन का 3 परमाणु है। तो 1:3 के अनुपात में ये संयुक्त है। तो ये विकल्प डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। Fe ये सॉलिड है लोहा, और यहाँ कॉपर सल्फेट है, एक्वियस है, ये लिक्विफाइड है। इसमें क्या बन रहा है, ये एक्वियस, ये फेरस सल्फेट बन रहा है और कॉपर इस ठोस के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। यह अभिक्रिया उदाहरण है। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये जो आयरन है ये कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है, और उसका जगह ये आयरन ले रहा है। कॉपर के जगह आयरन आ जा रहा है यहाँ। तो इस प्रकार यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कांटी डालने पर लोहे की सतह पर SO4 जमा होती है। कॉपर सल्फेट का आप ये चूँकि सॉल्यूशन है तो एक घोल विलयन लीजिए, पानी मिला हुआ, और उसमें क्या कीजिए कि लोहा का कांटी डाल दीजिए। तो उसका जो लोहा का जो कांटी का जो सतह होगा उस पर SO4 जमा हो जाता है। तो CuSO4 की विलयन बनाता है। इससे कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाता है जिसका नीला हरा रंग होता है। यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अतः हमारा विकल्प बी सही आंसर है इसका। तो इस तरह से आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्यू तो बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चूँकि अब एग्ज़ाम स्पेशल के हिसाब से हम इसे चला रहे हैं। और यदि साउंड का प्रॉब्लम आप लोग बताए थे तो इस वीडियो को आप देखिएगा और देखिएगा कि साउंड में जो प्रॉब्लम हुआ उस पर सुधार हुआ कि नहीं। और दूसरी चीज़ PDF में यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हम PDF में भी सुधार करेंगे। तो चलिए नमस्कार, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।